Hello students, today we will discuss about molecularity and mechanism of a reaction। तो चलिए मोलिकुलैरिटी को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं एक रिएक्शन कंसिडर करती हूँ एंड ए जनरल रिएक्शन इज A प्लस 2B कन्वर्ट इनटू C प्लस D। दिस इज़ ए जनरल रिएक्शन। अब देखिए, एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के में रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होंगे। मीन्स दीज रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल ए एंड मोलिक्यूल्स बी कोलाइड विद ईच अदर। यहाँ पे जो कोलिजन्स होंगे उनमें से कुछ कोलिजन्स ऐसे होंगे जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे। इफेक्टिव मीन्स जो कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कुछ ऐसे कोलिजन्स भी होंगे जो इनइफेक्टिव होंगे, मीन्स कोलिजन होंगे बट उससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। बट कोलिजन होने के लिए रिएक्टेंट ए को रिएक्टेंट बी के पास आना पड़ेगा, राइट। इट मीन्स कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कम टुगेदर साइमल्टेनियसली सो एज टू कोलाइड विद ईच अदर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मीन्स इन रिएक्टेंट्स को इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए इन रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा और फिर एक दूसरे से कोलिजन करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। सो मोलिकुलैरिटी क्या कहता है, मोलिकुलैरिटी बोलता है कि द नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स और मोलिक्यूल्स, इन शॉर्ट यू कैन से रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स विच कम टुगेदर टू कोलाइड विद ईच अदर सो एज टू कैरी आउट द रिएक्शन। मीन्स किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और कोलिजन करते हैं। तो कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल एक दूसरे के पास आए जिनके बीच में कोलिजन हुआ और जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दीज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर इज नोन एज मोलिकुलैरिटी फॉर दैट रिएक्शन। सो अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स। अब रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, ये रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कम टुगेदर साइमल्टेनियसली टू कोलाइड विद ईच अदर सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आके जिन्होंने कोलिजन किया है, उसको हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम ब्रॉड वे में पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं इन रिएक्शंस को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, और जो सेकंड कैटेगरी है उनमें हम रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप के अंदर हो जाएं। जैसे मैंने यहाँ लिखा A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C, तो कहता है यहाँ पे A और B के बीच में कोलिजन हुआ और कोलिजन होके ये A B C में कन्वर्ट हो गया, एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो गया, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, कोई सेकंड स्टेप यूज नहीं हुआ। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, दोज रिएक्शंस विच डू नॉट टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, मीन्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। से मैंने यहाँ लिखा A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C। इफ़ दिस रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ये सिंगल स्टेप में तो होगी नहीं, एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर होगी। एक से ज़्यादा स्टेप में कैसे हो सकती हैं कि ये यहाँ पे A फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हुआ किसमें, D के अंदर, राइट। फिर ये D है, ये B के अंदर कन्वर्ट हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, ये C। तो देखिए ये दो स्टेप हैं, इन दोनों स्टेप्स को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या होगा, D से तो D कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो वही रिएक्शन है जो हमारी स्टार्टिंग की रिएक्शन है। बट ये सिंगल स्टेप में नहीं हुई, दो स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पे जो दो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। चलो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, ये सिंगल स्टेप के अंदर हो जाती है, एक ही स्टेप के अंदर हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी का मीनिंग क्या होता है। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हमारी रिएक्शन सिंगल स्टेप के अंदर होती है। इट मीन्स इस रिएक्शन में जो हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है,
इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें जितने एटम्स दिखाई देंगे, जितने आयंस दिखाई देंगे, जितने मोलिक्यूल्स दिखाई देंगे, इन शॉर्ट जितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स दिखाई देंगे, वही इसकी मोलिकुलरिटी होगी। जैसे मैंने यहाँ एक जनरल रिएक्शन लिख रखी है, इस जनरल में मेरे पास 1 मोल ए है एंड 1 मोल बी है, मीन्स मेरे पास कितने एटम्स हैं, ये यहाँ पे मेरे पास 2 एटम्स हैं। सो इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी क्या होगा, 2 होगा। सो अगर हमें मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना, उस एलिमेंट्री रिएक्शन को जस्ट बैलेंस करिए। बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स के जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, अगर उन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स का हम सम कर दें, वही इसकी मोलिकुलरिटी होती है, राइट। तो बहुत इजी है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी A+2B कन्वर्ट इनटू C एंड दिस रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री इट मीन्स इट विल टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे A का नंबर कितना है 1, B का नंबर कितना है 2, टोटल कितना हुआ 1 + 2 = 3। इट मीन्स 3 इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, राइट। अगर किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर। अगर किसी की मोलिकुलरिटी 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं बाईमोलिक्यूलर। अगर किसी की मोलिकुलरिटी 3 होती है तो हम उसको बोलते हैं टर्मोलिक्यूलर एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री ही है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ नहीं करना, रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के बाद जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स मिले उनका हमने सम किया एंड हमें मोलिकुलरिटी मिल गई। बट अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, जो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं, अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। देखिए, ऑर्डर के बारे में तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास रिएक्शन है A+B कन्वर्ट इनटू C और इस रिएक्शन का जो रेट है मीन्स स्पीड है वो किसके इक्वल पाई गई है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड A × B, इसके इक्वल पाई गई है। तो अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो वो ऑर्डर क्या होगा, इनकी पावर्स, जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनकी पावर। तो ये पावर 1, ये पावर 1, तो ऑर्डर क्या आएगा 2। और ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। मीन्स ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स होती हैं, ये पावर्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। सो अगर मान लो हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होगा। और मोलिकुलरिटी किसके इक्वल है, उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल है। इट मीन्स अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो वो ऑर्डर उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के सम के इक्वल होगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की हमें मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करनी है तो वो भी उस रिएक्शन में जब बैलेंसिंग के बाद स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हमें मिलेंगे वो ही उसका मोलिकुलरिटी होगी, राइट। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि दीज रिएक्शंस डू नॉट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, मीन्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दीज रिएक्शंस। 2 स्टेप्स में हो सकती है, 3 स्टेप्स में हो सकती है, 4 में हो सकती है, इससे ज़्यादा स्टेप्स में भी हो सकती है ये रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था A+B कन्वर्ट इनटू C, तो इसमें ये हमारे पास मैंने 2 स्टेप लिखे थे। फर्स्ट A कन्वर्ट इनटू D, देन D कंबाइन विद B एंड फॉर्म C। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जब इन स्टेप्स को हम ऐड करते हैं तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाती है। एंड दीज डिफरेंट स्टेप्स आर नोन एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म मीन्स इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं तो उन्होंने क्या पाथ फॉलो किया है, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, उन डिफरेंट स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ मोलिकुलरिटी की, मीन्स मोलिकुलरिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो वो क्या होगी। देखिए, ये जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, दीज डिफरेंट स्टेप्स आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज फॉर्म्ड
विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एलिमेंट्री रिएक्शन। बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन मिलके एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन, इन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस की स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो हम किसी एक स्टेप से डिसाइड नहीं कर सकते कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। अब आपको इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैं मान लेती हूँ कि ये हमारे पास एक फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब साइकिल बन के कब रेडी होगी? देखिए, साइकिल में क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं। टायर यूज़ होता है, टायर के साथ रिम भी यूज़ होता है, ठीक है। उसकी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टायर यूज़ होता है, चेन भी यूज़ होती है, पैडल भी यूज़ होते हैं साइकिल के अंदर। साइकिल के अंदर साइकिल की एक घंटी भी लगी हुई होती है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स से मिलके तब एक साइकिल रेडी होती है। अब मैं मान लेती हूँ कि फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर क्या बन रहा है? फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर टायर बन रहा है। सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर क्या बन रहा है? रिम बन रही है। थर्ड कंपार्टमेंट है, उसमें साइकिल की चेन बन रही है। फोर्थ कंपार्टमेंट है, उसमें साइकिल का हैंडल बन रहा है, ठीक है। तो जब तक ये सारे के सारे पार्ट्स नहीं बनेंगे, क्या तब तक हम एक साइकिल बना सकते हैं? कभी भी नहीं। इट मीन्स इस फैक्ट्री से पर डे कितनी साइकिल्स बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसमें सामान कितनी स्पीड से बन रहा है वो डिसाइड करेगा। अब मान लो टायर है वो 1 सेकेंड के अंदर बना रहे हैं, रिम है वो 2 सेकेंड में बन रही है, चेन है वो 0.5 सेकेंड के अंदर बन रही है, लेकिन हैंडल बनाने वाला क्या कर रहा है? 5 दिन ले रहा है, राइट। तो आप बताइए, क्या इन तीनों चीज़ों से मिलकर साइकिल बन जाएगी? नहीं, इनकम्प्लीट रहेगी। इट मीन्स एक साइकिल अगर बनेगी तो उसके लिए ये हैंडल तो जरूरी है ना, और ये कितने दिन में बनेगा? 5 दिन में। तो हमारी एक साइकिल 5 दिन में बन के तैयार होगी। मतलब किसी भी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन रेट होता है वो उस फैक्ट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में काम चल रहा है उन पे डिपेंड करता है। और पर डे वहाँ से कितना प्रोडक्शन हुआ है ये किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जहाँ कब सबसे कम स्पीड से काम चल रहा है, वो डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे हैंडल बनने में 5 दिन लग रहे थे, तो ये स्लोवेस्ट स्टेप था, ये डिसाइड करेगा कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ है। सेम ऐसे ही जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के अंदर होती हैं। तो इन स्टेप्स में कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो स्लो स्पीड से होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फास्ट स्पीड से होते हैं। तो हमारी इस रिएक्शन की एक्चुअल में स्पीड क्या होगी, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो डिसाइड करेगा। इट मीन्स स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड को उस रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो डिसाइड करेगा इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड। तो हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी। अब देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस में तो हमने बता दिया था कि मोलिकुलैरिटी का मीनिंग क्या है, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम। बट molecularity has a significance only in case of the elementary reaction. It cannot be defined for a complex reaction. हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि reactions having high molecularity are rare in nature. Means ऐसे reactions जिनकी molecularity ज़्यादा होती है, means for example 6 मोलिकुलैरिटी, 7 मोलिकुलैरिटी, 10 मोलिकुलैरिटी, मीन्स ऐसे रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलैरिटी हाई होती हैं वो रेयर होती हैं। तो आप सोचिए ऐसा क्यों होता है। देखिए, मोलिकुलैरिटी का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स विच कम टुगेदर टू कोलाइड टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मीन्स उन रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स का नंबर जिनके बीच में कोलिजन होता है, जो पास पास आके कोलाइड करते हैं जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। सो ऐसी रिएक्शन जिनकी मोलिकुलैरिटी हाई है, फॉर एग्जांपल किसी की मोलिकुलैरिटी है 8, इट मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए
8 एटम्स को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा और पास आके उनके बीच में कोलिजन होगा। तो आप खुद सोचिए 8 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में कोलिजन ईजिली हो सकता है, वो ईजिली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। 8 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल हैं, तो उनको पास आना और उनके बीच में कोलिजन होना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। देयरफॉर द रिएक्शंस हैविंग हाई मोलिकुलैरिटी आर रेयर इन नेचर। अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर ये जो डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं, इन स्टेप्स के अंदर एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लो स्टेप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और बाकी जो स्टेप्स होते हैं उनको हम फास्ट स्टेप्स बोलते हैं। फास्ट स्टेप पे रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करता। इवन जो मोलिकुलैरिटी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, ओनली द स्लोवेस्ट स्टेप पे, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। मीन्स ये जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं किसी रिएक्शन के, जिसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। तो किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैकेनिज्म क्या है, द सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शंस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। यहाँ पे रिएक्शन गिवन है NO2 प्लस CO कन्वर्ट इंटू CO2 प्लस NO। इस रिएक्शन को हमने एक्सपेरिमेंटली इसके रेट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया। अब मैंने एक्सपेरिमेंटली वर्ड यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2। हमें कैसे पता चला कि रेट केवल NO2 पे डिपेंड करता है, हमें कैसे पता चला कि ये NO2 दिस कंसंट्रेशन के पावर 2 पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। कहते हैं अगर इस रिएक्शन का रेट ये है तो आप इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म बताइए क्या हो सकता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि देखिए ये रिएक्शन, पहले हमें ये देखना है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स। जब ये आपसे मैकेनिज्म पूछ रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हुई है, नंबर ऑफ स्टेप्स में हुई है। मीन्स ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। दूसरा आपने जो चेक करना है वो इसका रेट एक्सप्रेशन देखना है। देखिए रेट एक्सप्रेशन कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू द पावर 2। और हमें ये भी पता है कि रेट कौन डिसाइड करता है, स्लोवेस्ट स्टेप। इट मीन्स इस रिएक्शन में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसमें सिर्फ NO2 यूज़ होगा और NO2 के भी 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। तो मैंने इसके मैकेनिज्म को सोचा क्या हो सकता है। देखिए अगर रेट ये है इट मीन्स स्लोवेस्ट स्टेप के अंदर NO2 यूज़ होगा और वो भी कितने मॉलिक्यूल्स, 2। तो मैंने यहाँ लिखा NO2 प्लस NO2। अब ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या, तो इसके लिए आप ओरिजिनल रिएक्शन देखिए। ओरिजिनल रिएक्शन के अंदर NO बना हुआ है, इट मीन्स ये दोनों कंबाइन करके NO तो बनाएंगे ही। मैंने यहाँ पे लिख दिया NO। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके पास, तो ये क्या बन गया, NO3। मीन्स NO बना प्लस NO3। अब आप खुद देखिए NO3 इस ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं पे भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर है नहीं। इसका मतलब ये जो NO3 था ये इस स्टेप में बना और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यूज़ हो गया, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यहाँ से NO3 को लिखा प्लस, अब देखिए ओरिजिनल रिएक्शन में से NO2 तो यूज़ हो चुका है, क्या बच गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैंने NO3 के साथ क्या लिखा, CO। अब देखिए प्रोडक्ट्स में NO बन चुका है, रह क्या गया, CO2। तो यहाँ से एक CO इसके पास आया तो ये क्या बन गया, CO2 प्लस NO2। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में हुई। ये वाला मैंने स्लो स्टेप क्यों लिखा, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों स्टेप्स को, तो हमें क्या मिलेगी, ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी। सो अगर हमें कोई रिएक्शन देके उसका रेट एक्सप्रेशन देके उसका मैकेनिज्म पूछा जाता है तो आप रेट एक्सप्रेशन को देख के स्लोवेस्ट स्टेप रख दिया करो, लिख दिया करो। और जैसे आप स्लोवेस्ट स्टेप रखोगे आपको नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि अब यहाँ पे क्या बनने वाला है। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़िए इसको। कहते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शन, हमें रिएक्शन दे रखी है 4HBr प्लस O2
कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस 2Br2। इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली हमने रेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और वो क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ HBr पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1। देखिए हमारी जो ओरिजिनल रिएक्शन है, ओरिजिनल रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं, लेकिन रेट की पावर क्या है, ओनली 1। तो यहाँ से अगर इस रेट एक्सप्रेशन को देख के हम इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहें तो ऑर्डर तो क्या होगा, ये पावर 1, ये पावर 1, 1 + 1 2, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। देखिए रेट एक्सप्रेशन हमें ये दिया हुआ है, अगर ये रेट एक्सप्रेशन है इट मीन्स जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसमें एक मोलिक्यूल HBr यूज़ होगा और एक मोलिक्यूल O2 यूज़ होगा। मैंने क्या किया, एक मोलिक्यूल यहाँ पे HBr का लिखा, दूसरा मोलिक्यूल मैंने यहाँ पे O2 का लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों से मिलके क्या बन सकता है। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक तो है वाटर, एक है Br2। आप खुद सोचिए क्या इन दो मोलिक्यूल से बन के मिलके Br2 बन सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि Br2 बनने के लिए हमें एक और Br चाहिए। मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 लिखा है यहाँ पे तो HBr की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो HBr से हम यहाँ Br2 नहीं बना सकते। देखते हैं क्या वाटर बन सकता है। वाटर के लिए देखिए ऑक्सीजन तो हमें मिल जाएगा 1, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 1 ही है, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। इट मीन्स ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, कोई थर्ड प्रोडक्ट ही बनेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना HOOOBr। ठीक है, अब HOOBr तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कहीं नहीं है। इट मीन्स जो स्लो स्टेप के अंदर आपका प्रोडक्ट बना है ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यूज होगा ये। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा HOOBr। और देखिए यहाँ जो आपके पास 4 HBr है, 4 HBr में से सिंगल HBr तो यहाँ यूज हो गया, सेकेंड HBr इसके साथ कंबाइन करेगा और इसने बना दिया 2 मोलिक्यूल्स ऑफ HOBr। अब जो HOBr है वो भी यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में नहीं है, इट मीन्स एक और स्टेप यूज होगा। तो यहाँ हमने लिखा HOBr प्लस HBr। इन दोनों के कंबाइन करने से देखिए Br कंबाइन करके क्या बना देगा, Br2। ये H और O मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2HOBr बना है, यहाँ इस रिएक्शन में 1 ही यूज हुआ है, तो हमने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, हमारे पास ये रिएक्शन बन गई है, राइट। इट मीन्स जब आप फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, सेकेंड स्टेप फास्ट है और थर्ड स्टेप फास्ट है, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, और ये मैकेनिज्म इसके रेट एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर, ध्यान से देखिए और इसको समझिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए अब की बार जो हमें रिएक्शन दी है NO2 + CO कन्वर्ट इनटू CO2 + NO। कहते हैं द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज फॉलोज। कहते हैं इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ये है, NO2 + NO2 कन्वर्ट इनटू NO + NO3। दिस NO3 कंबाइन विद CO एंड फॉर्म CO2 एंड NO2। इन दोनों में ये भी बता दिया कि ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। एंड वी ऑल नो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये कहता है द प्रोपोज्ड मैकेनिज्म इज एज फॉलो। आपने क्या करना है, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमें तो पता है कि रेट एक्सप्रेशन फास्ट स्टेप पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। और देखिए स्लो स्टेप के अंदर रिएक्टेंट हमारे क्या है, NO2, ये भी NO2। तो हम रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K NO2 की पावर 2। ये होगा हमारा रेट एक्सप्रेशन। सो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन से मैकेनिज्म, और अगर मैकेनिज्म दिया जाए तो उससे हम रेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए बुक्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, आप वो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।